नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत अहम खबर के साथ। फरीदाबाद स्थित जेसी बोस विश्वविद्यालय में 5वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। वहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की और ये दूसरी बार है जब भारत का कोई राष्ट्रपति इस संस्थान में पहुंचा है, जबकि इससे पहले भारत के तीसरे राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 20 नवंबर 1968 को तत्कालीन YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद की आधारशिला रखी थी। दीक्षांत समारोह के दौरान साल 2023 में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 1536 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विश्वविद्यालय का नाम महान वैज्ञानिक जेसी बोस के नाम पर है, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय को गर्व होता है। इसलिए आप उसे अपने जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा उनसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा, हरियाणा हरित क्रांति का प्रदेश है। इस राज्य ने देश की खाद्यान्न में अहम भूमिका निभाई है। देवियों और स्वजनों, मुझे खुशी है कि पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से ये संस्थान युवाओं को कौशल और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है जो देश विदेश में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस विद्यालय के एलुमनाई एसोसिएशन में 10,000 से अधिक सदस्य हैं जो इस संस्थान के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता एवं परामर्श प्रदान करके आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर स्थित विश्वकर्मा भवन और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरा सुझाव है कि एलुमनाई एसोसिएशन के योगदान को और भी अधिक मजबूत एवं प्रभावशाली बनाने में के लिए कदम उठाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय का नाम महान वैज्ञानिक एवं आधुनिक विज्ञान के अग्रदूत जगदीश चंद्र बोस के नाम पर है। जेसी बोस का नाम सुनते ही हर भारतीय को गर्व की अनुभव होती है। उनके जीवन और कार्य से आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा ले सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपकी उपस्थिति में इन समारोह को भव्यता और गरिमा प्रदान की है। हरियाणा प्रदेश के प्रथम नागरिक एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नाते मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हृदय से कृतज्ञ हूं। उन्होंने अपनी उपस्थिति से छात्रों का उत्साहवर्धन किया है। दीक्षांत समारोह का आयोजन किसी भी विश्वविद्यालय तथा उपाधियों से विभूषित होने वाले छात्रों के लिए भी गौरव का क्षण होता है। वहीं पंचकूला दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सीएम सैनी ने इस दौरान मैनिफेस्टो कमेटी के साथ बैठक भी की और बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में ओपी धनखड़ समेत मैनिफेस्टो कमेटी के अन्य तमाम मेंबर्स भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने इस दौरान कहा कि संकल्प पत्र की पहली बैठक हुई। हमारी सरकार ने जनता के सभी कार्यों को पूरा करने का काम किया। पिछले 10 सालों के कार्यों पर भी हम चर्चा करेंगे और अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो प्राथमिकता के आधार पर उसे भी पूरा किया जाएगा। हमारी ये संकल्प पत्र की पहली बैठक हुई है और इसमें पूरी रचना योजना बनी है। आज हम यहाँ से संकल्प पत्र वैन को झंडी देकर भी रवाना करने वाले हैं। जैसा अभी बताया भी है कि ये वैन जनता के बीच में जाएगी। जनता के सुझाव हम एकत्र करते हैं।
क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो उन पिछले संकल्प पत्र में बातें आई थी, उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अब 2024 के विधानसभा के आम चुनाव का आगाज हुआ है और इस आगाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है। उसको लेकर के आज इसको वैन को हरी झंडी दिखा करके लोगों के बीच में हर ब्लॉक पर भेजेंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू पूर्व विधायक किरण चौधरी ने आज बीजेपी से राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इसे लेकर सीएम सैनी ने उन्हें बधाई दी और कहा, मैं किरण चौधरी को बधाई देता हूं। हमारे जितने भी विधायक यहां मौजूद हैं और जो किसी कारण आ नहीं पाए हैं, उन सबका साथ और शुभकामनाएं किरण चौधरी के साथ उन्होंने बताई। आज राज्यसभा के लिए जो नामांकन दाखिल किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अन्य विधायकों ने भी आज किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है। हमारे जोगी राम जी सिहाग और हमारे राम निवास जी सुरजाखेड़ा, राम कुमार जी गौतम, अनूप धानक जी और हमारे नैनपाल रावत जी, हमारे इन सब विधायकों ने भी और गोपाल कांडा जी, इन सब ने किरण चौधरी जी को अपना समर्थन पत्र दिया है। नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं किरण चौधरी जी को इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये वैसे तो क्योंकि कल फैसला कर लिया था, चयन का मानदंड क्या रहा? राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन का मानदंड क्या रहा बीजेपी का? आपको बताएंगे ना, अभी नहीं। अभी आज तो हमने नॉमिनेशन फाइल किया है, आपको जरूर। राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन का बीजेपी का मानदंड क्या रहा? वो आपको बताएंगे। मैंने कहा है ना, बताएंगे आपको। तो ये हमारी वरिष्ठ नेत्री है किरण चौधरी जी, और पार्टी ने सर्वसम्मत ये फैसला लिया है कि राज्यसभा में किरण चौधरी जी जाएंगी। आज किरण चौधरी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया। वहीं करनाल में आम आदमी पार्टी के द्वारा आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें 2 लोकसभा क्षेत्र सोनीपत और करनाल के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम लोग हरियाणा के घर के केजरीवाल की 5 गारंटियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इन गारंटियों में महिला सम्मान, शिक्षा, रोजगार, बिजली और स्वास्थ्य की गारंटियां शामिल है। इनके साथ ही उन्हें जागरूक करते हुए इस बार हरियाणा में बदलाव के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम हर लोकसभा क्षेत्र में रैलियां करेंगे, घर घर तक पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल का घर घर तक, जन जन तक संदेश पहुंचाएंगे। दिनों में आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करेगी और आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी थी उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। हर घर में जाएंगे, हर घर में जाकर जनता को बताएंगे कि बाकी की पार्टियों से प्रश्न पूछो कि इनने क्या किया है। अगर ये आपसे वोट मांगने आए तो इनसे ये पूछो कि पिछले 5 साल 10 साल या जब भी आपको सरकार बनाने का मौका मिला था आपने क्या किया है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है दिल्ली में, पंजाब में और पूरे देश के लिए जो उनका विजन है जनता के सामने रखेंगे।
बिजली की गारंटी, रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, महिलाओं के सम्मान की गारंटी, ये सारी गारंटी कार्ड उनको देकर, उनको समझाकर इस बार हरियाणा में बदलाव के लिए उन सबको जागरूक करेंगे और वोट डलवाएंगे। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले को लेकर फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज मेडिकल डॉक्टर्स ने देशभक्ति के गीत और कविताओं के माध्यम से इंसाफ की मांग की। वहीं नाटकों के माध्यम से भी इंसाफ मांगा जा रहा है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों ने बताया, हम इस बात से खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले पर संज्ञान ले रहा है। एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसमें देश के जो भी डॉक्टर्स शामिल किए गए हैं। हमें उन पर पूरा विश्वास है कि न्याय जरूर होगा, लेकिन हमारी सबसे पहली मांग इंसाफ की थी, आज भी वही मांग है और इसी के चलते हम धरने पर बैठे हुए हैं ताकि उन लोगों के, उन माननीयों के कान खोले जा सके जिनके ऊपर ये अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, हमारे डॉक्टर बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके आरोपी अभी भी बाहर है, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, सख्त सजा दी जानी चाहिए, यही हमारी मांग है। हम उनकी जो भी फैसला अभी तक आया है उससे खुश हैं। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें 9 डॉक्टर भी हैं पूरे देश के। परंतु जो हमारी सबसे पहली मांग थी कि जो हमारी बहन के साथ हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जो दरिंदे वैश्यों ने उसके साथ किया, उसका इंसाफ कहाँ है? उसका जो सबूत मिटा दिए गए, कुछ गुंडे वहां घुसकर उनके सारे सबूत मिटा रहे थे, वो कहाँ पर है? उनको अभी तक कोई सजा क्यों नहीं सुनाई गई है? कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने हियरिंग हुई थी, उनकी बेंच, मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी ने वो बेंच को हेड किया था। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, रियली रिस्पेक्ट की। उन्होंने एड्रेस किया जितनी भी चीजें थी, जितनी भी हमारी मांगे थी, सबको एड्रेस किया गया। नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि अपने स्टेप्स लेगी। सीबीआई को कहा गया है कि जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, परंतु अभी तक इंसाफ कहाँ है? हम लोग अभी भी, इसलिए अभी तक हम हड़ताल पर बैठे हैं कि जो मुजरिम अभी तक खुला घूम रहा है उसका इंसाफ कहाँ है? तो वही हम देख ही रहे हैं। हम तो 9 तारीख को ये केस हुआ था, उसके बाद अगर हम अखबार उठाएं तो हर रोज में कहीं ना कहीं हर एक राज्य में कोई 1 या 2 मामले सामने आ ही रहे हैं। और ये मामला सिर्फ डॉक्टर के साथ ही नहीं है, हर महिला के साथ। और ऐसा भी नहीं है कि एक दो कोई जवान महिला है। ये हम जो मामला सुना, हमने 2 साल की बच्ची का भी एक सुना और 70 साल तक के बूढ़ी का भी केस हम सुन रहे हैं। बूढ़ी महिला के साथ भी, जिस महिला की जो किसी के माँ दादी के समान महिला है, उसके साथ भी दुष्कर्म कर रहे हैं लोग। तो यही है कि हमारे हिंदुस्तान में जो कमी है, जो ये लगता है कि प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे कड़े कानून नहीं है, कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से जब अब जैसे यही केस लगा लीजिए, पिछले 10-15 दिन से डॉक्टर सड़कों पर भी बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर पंचकुला में बहुजन समाज पार्टी और रविदास समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। पंचकुला के सेक्टर 1 जिला सचिवालय के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, जिस दौरान भारी संख्या में वहां प्रदर्शनकारी जिला सचिवालय के गेट पर पहुंच गए। ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर वहां पर आने से रोकने की कोशिश की। तो पंचकुला में बसपा की तरफ से, रविदास समाज के लोगों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर ये जो फैसला लिया है उसका विरोध जताया गया, अपनी असहमति जताई गई, प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला आया है वो नामंजूर बताया इस समाज के लोगों ने। और बहुजन समाज पार्टी आज तमाम राज्यों में काफ़ी एक्टिव नजर आई, इस मुद्दे पर विरोध के अपने स्वर उठाती नजर आई। और इसी कड़ी में हरियाणा के पंचकुला में भी बसपा की तरफ से प्रदर्शन हुआ, रवि समाज की तरफ से, रविदास समाज की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से प्रदर्शन हुआ, विरोध जताया गया। बढ़ते आगे, अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद के आह्वान के तहत आज कैथल में भी विभिन्न अनुसूचित जाति के संगठनों ने प्रदर्शन किया। हालांकि शहर में कहीं भी बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला। भारत बंद को लेकर कैथल पुलिस अधीक्षक राजेश कालिया ने जानकारी देते हुए कहा, आज आरक्षण को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया और ये भी कहा, हमारी प्रमुखता यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, यही हमारी सबसे पहली कोशिश रहती है। इस प्रकार के धरना
प्रदर्शन अक्सर समाज में चलते रहते हैं, इन्हें पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है और इसी बात का ख्याल हमें रखना होता है। देखिए, जैसे आप सबको विदित है कि आज बंद का आह्वान है पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा रिगार्डिंग वन ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें हमने प्रॉपर इंतजाम किए। हमारे पास जो इनपुट्स हैं, हमें जानकारी है कि कितने की संख्या होने की उम्मीद है यहाँ पे। उस हिसाब से सारे बंदोबस्त आप देख भी रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो मैंने भी आज यहाँ पे आके देखा है कि किस प्रकार से मूवमेंट हो रही है और इनका क्या विचार रहेगा। इसके लिए हमने इनसे अपील भी की थी कि शांतिपूर्वक करेंगे और हमें आश्वासन दिया गया है समाज के द्वारा, जो भी नेतागण हैं, जो भी लीडर्स हैं इस कम्युनिटी से, जो आज बंद को कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित इकट्ठे हो रखे हैं। तो मुझे लगता है शांतिपूर्वक रहेगा। हमारी तो पहली प्रायोरिटी हमेशा से ये रही कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इस प्रकार के धरना प्रदर्शन अक्सर चला करते हैं समाज में, सोसाइटी में ये चीज़ें रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपना काम करके अगर ये विद इन लीगल बाउंड्स अगर ये काम करेंगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर को भंग नहीं करेंगे, और हम पुलिस भी इनके साथ है, हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी हैं। वहीं दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। करनाल में इसका खासा असर देखने को नहीं मिला। दलित संगठनों ने रोष व्यक्त किया, विरोध जताया, प्रदर्शन किया। ऐसे समाज के आरक्षण में वर्गीकरण किए जाने के विरोध में एक पक्ष के लोग सड़कों पर उतरे, रोष मार्च निकाला। भारत बंद के आह्वान के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हालांकि मंगलवार को पुलिस अधिकारियों ने संबंधित नेताओं के साथ बैठक करके बंद न होने के बारे में स्पष्ट किया था। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से आज कुछ क्षेत्रों में पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग भी की। देखिए, पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है कि जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, जो संविधान में एक अधिकार है, ये भीख नहीं है। क्योंकि जब पूना पैक्ट 1935 के अंदर हुआ तो 35 के अंदर एक शर्त रखी गई थी कि जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हुए अछूत लोग हैं, उनको जो है कि राइट्स दिए जाए, और ताकि जो वो भी बढ़ चढ़ करके जो है अपना जीवन यापन जो है कि वो चला सके। तो लेकिन पिछले दिनों के अंदर कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि वर्गीकरण का दिया है, और ये टोटली न्यायिक गलत है, क्योंकि ये तमाम अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। क्योंकि जब हम संविधान के आर्टिकल 341-42 को पढ़ते हैं और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है ये सारे के सारे अधिकार जो है ये राष्ट्रपति को है। या तो संसद के अंदर विधेयक ला करके उस पर बहस कराई जाए और बहस करा करके फिर लागू करने का काम करे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो करैक्टर है कि ये जातियों को आपस में लड़ाती है और अपना उल्लू सीधा। देखिए, 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर के जो फैसला सुनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकारों पर उनकी अनुमति से लागू करने का आदेश दिया है, उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में SC/ST समस्त समाज इसका विरोध करता है। क्योंकि ये हमारे अधिकार छीनने जैसा है, ये आरक्षण को खत्म करने का एक इनका षड्यंत्र है। क्योंकि क्रीमी लेयर लागू होगी तो आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को ना तो पढ़ने का अधिकार होगा, वही पुराना समय आ जाएगा जब हम लोग गुलामी की जिंदगी जीते थे। तो उसके विरोध में हमने समय समय पर सरकार को चेताने की कोशिश की कि भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन सरकार के अभी ज़हन में बात नहीं आई। तो अभी 21 अगस्त को पूरे भारत के अंदर सभी SC/ST समाज के लोग सड़कों पर हैं और सभी जिले, सभी राज्य बंद करे हुए हैं। तो मैं अब भी अपने समाज की तरफ से राज्य सरकार, जो भी आने वाली सरकार होगी, उससे अनुरोध करूंगा कि इस फैसले को तुरंत वापस ले। सोनीपत जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर तैनात एक कर्मचारी ने पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान गंवा दी। मृतक अजीत राठी सोनीपत का रहने वाला था। उसके पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने SDO विक्की गहलावत पर मानसिक तौर पर उसे तंग करने का आरोप लगाया है। इस सुसाइड नोट में लिखा है कि SDO की प्रताड़ना से तंग आकर उसने एक खौफनाक कदम उठाया। सोनीपत पुलिस ने अब इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरा नाम राकेश कुमार और मेरे भाई की चकटने की सूचना मिली है और GRP थाना से पता नहीं जो बात सामने आई है, जो घर पर भी कई बार बात हुई, जो SDO परेशान कर रहा था व्यक्ति का लाभ मेरे भाई को, तो इससे हम मांग करते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए।
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को सजा दी जाए। आज हमारे को रेलवे कर्मचारी के माध्यम से सूचना मिली थी कि अपना ये हिंदू कन्या गर्ल कॉलेज है, इसके पास में किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली। तो हमने मौके पर जा करके अपनी कार्रवाई के दौरान बॉडी को चेक किया तो इसके पेंट की पहनी हुई जेब से सुसाइड नोट मिला है और इसमें मरने वाले का नाम अजीत राठी है और जिस पर आरोप लगे हैं वो विक्की गहलावत एसडीओ है उन्हीं उसका। और ये मरने वाला बिजली बोर्ड में लाइनमैन के पद पर कार्य करता और उसने अपने एसडीओ गहलावत पर आरोप लगाए। वहीं कुरुक्षेत्र में SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर में भारत बंद का आह्वान हुआ। SC/ST के लिए आरक्षण बचाने के लिए संघर्ष समिति की तरफ से ये फैसला लिया गया। हालांकि जिला कुरुक्षेत्र में भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। कुरुक्षेत्र में रविदास धर्मशाला से सैकड़ों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए। शहर में पैदल रोष मार्च निकालते हुए कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय तक पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम कुरुक्षेत्र DC को ज्ञापन सौंपा। दरअसल संगठनों को आपत्ति है कि कोर्ट ने कहा है आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा इससे आरक्षण के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। आप देखिए कि जब वर्गीकरण कर रही है सरकार तो इसको निरस्त जो है करने का अधिकार जो है सरकार के पास होता है और सरकार को जो है ये निरस्त करना चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यानी हमारा जितना भी समाज है इसी समाज में इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होकर जो है इसकी खिलाफ कर रहा है। और वर्गीकरण की जब बात आती है तो उसमें न केवल जो है यानी जैसे इन्होंने हमारे को बांट करके जो है हमारा भाईचारा खत्म किया है तो उससे बड़ी समस्या है। अब SC/ST की बात करते हैं तो अगर SC/ST की बात करते हैं तो उसमें ये 20% की बात जो करते हैं 22.5 क्यों देते हैं तो 22.5 दीजिए, फिर उससे पता चले कि हाँ भी वाकई में SC/ST की बात करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर क्रीमी लेयर की बात आती है। क्रीमी लेयर देखिए ये जो है क्रीमी लेयर पहले इसमें BC क्लास में जो है लागू हुआ था और उसमें आप देखिए कि जो हमारी हरियाणा की सरकार है तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी खिलाफ है। सेंटर में जो है क्रीम के नाम है DC को ज्ञापन सौंपा है जी और हमने अपनी नोट मांगी है वो उसको दे दी है। मैं उन्होंने कहा मैं इसको राष्ट्रपति महोदय को भेज दूंगा। तो मामला क्या है? मामला हमारे वर्गीकरण का है और एक ये जो ये और वो क्या नाम है वर्गीकरण और ये क्या हो बात के बात जो हमारे क्रीमी लेयर है ना उसके बारे में ज्यादा उसमें सभी को नुकसान है, चाहे को वाल्मीकि है चाहे धारक है कोई भी हो सभी को SC में नुकसान है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा वैसे तो प्रधानमंत्री ने कह दिया लेकिन हम विश्वास नहीं करते प्रधानमंत्री हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ चलेंगे। हमने डिसीजन ले लिया है और संडे को हमने मीटिंग बुला ली है उसके बारे में डिसीजन लेंगे। कुछ गाँव के हमारे रह गए थे उनको पता नहीं लगा इसका तो डिमांड और काफी है। रिजर्वेशन है हमारे बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा आज तक हुआ नहीं। कोई भी सरकार आ जो अब इसने तो ध्यान नहीं दिया बैकवर्ड क्लास से संबंधित था।